हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस क्लास को ले रहे हैं वो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत बाल कृष्ण शर्मा नवीन। अभी हमने इसके पहले जो क्लास ली थी वो थी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी साहब के बारे में, और आज हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के एक दूसरे कवि बाल कृष्ण शर्मा नवीन पर कुछ आपसे बातचीत करेंगे, और ये बीए द्वितीय वर्ष के सिलेबस में सम्मिलित हैं। तो एग्जाम स्पेशल वीडियो की सीरीज जो मैं बना रहा हूँ उसके अंतर्गत एक और वीडियो मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये है बाल कृष्ण शर्मा नवीन पर। तो चलिए मैं यहाँ से कुछ बोलूँगा, आपकी इच्छा हो आप लिखें और ना इच्छा हो तो ना लिखें, बस आप इसे 2-4 बार सुन लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन पर। हम बात करते हैं सबसे पहले इनकी जन्म मृत्यु, कहाँ पैदा हुए, इन सब बारे में। तो ये 8 दिसंबर 1897 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। 8 दिसंबर 1897 ईस्वी को जन्म हुआ बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी का, और आपकी मृत्यु हुई, आपका स्वर्गवास हुआ 29 अप्रैल 1960 ईस्वी को। जन्म 8 दिसंबर 1897, मृत्यु 29 अप्रैल 1960। जन्म स्थान इनका हुआ ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भयाना नामक ग्राम में, भयाना। 8 दिसंबर 1897, जन्म स्थान मध्य प्रदेश ग्वालियर, भयाना नामक ग्राम में हुआ। पुरस्कारों की बात करें तो 1960 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। पद्म भूषण। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि नवीन जी भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य रहे, और 1952 से मृत्यु पर्यंत भारतीय संसद के सदस्य भी रहे। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य रहे, और 1952 से मृत्यु पर्यंत भारतीय संसद के भी सदस्य रहे। अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं की। सबसे पहले हम देखते हैं इन्होंने कौन कौन से काव्य संग्रह लिखे। तो सबसे पहला काव्य संग्रह इनका जो प्रकाशित हुआ वो है कुमकुम। 1936 में 1936 में प्रकाशित होता है इनका काव्य संग्रह कुमकुम। दूसरा काव्य संग्रह इनका 1951 में प्रकाशित होता है, 1951 में, नाम है अपलक। अपलक। तीसरा काव्य संग्रह इनका प्रकाशित होता है 1951 में ही, ये भी अपलक 1951 में प्रकाशित हुआ। और तीसरा रश्मि रेखा, ये भी प्रकाशित हुआ 1951 ईस्वी में। तो 1951 ईस्वी में आपके 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, अपलक और रश्मि रेखा। इसके बाद आते हैं 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में आपका एक काव्य संग्रह है, उसका नाम है क्वासी। क्वासी। क्वासी नामक काव्य संग्रह 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1955 ईस्वी में आपका एक अगला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, उसका नाम था विनोबा स्तवन। विनोबा भावे के ऊपर है, विनोबा स्तवन, 1955 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में प्रकाशित होता है इनका अगला काव्य संग्रह, और नाम है उर्मिला। उर्मिला नामक एक काव्य संग्रह 1957 में प्रकाशित होता है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का। और इनका जो अंतिम काव्य संग्रह है वो प्रकाशित होता है 1964 में, 1964 में, और नाम था उसका हम विष पाई जन्म के। हम विष पाई जन्म के। अब हम बात कर लेते हैं इनके खंड काव्य की। इन्होंने खंड काव्य भी लिखा, हालांकि वो प्रकाशित नहीं हुआ, वो अप्रकाशित ही रहा। उसका नाम है प्राणार्पण। और ये जो प्राणार्पण है, इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है? अभी पिछली क्लास में हमने नाम लिया था कानपुर से, कानपुर के एक बड़े साहित्यकार का, एक बड़े जुझारू नेता का, एक बड़े पत्रकार का, और उनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी ने प्राणार्पण नामक एक खंड काव्य लिखा,
हालांकि ये प्रकाशित नहीं हो पाया। अब हम बात कर लेते हैं इनके संपादन की, किन्होंने किन पत्रिकाओं का और किन पत्रों का संपादन किया। तो इन्होंने 1931 ईस्वी में प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किया, जिसका पीछे माखनलाल चतुर्वेदी ने भी संपादन किया था। प्रताप 1931। फिर ये दूसरी पत्रिका थी प्रभा, जिसका संपादन इन्होंने 1921 से 1923 तक किया। सन 1921 ईस्वी से सन 1923 ईस्वी तक प्रकाशन संपादन किया। पत्रिका का नाम था प्रभा। और प्रभा पत्रिका के बारे में कहा जाता है कि ये राष्ट्रीय काव्य धारा को बढ़ाने वाली पत्रिका थी। जो राष्ट्रीय काव्य आंदोलन चल रहा था, उस राष्ट्रीय काव्य धारा को बढ़ाने में प्रभा ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी की तरह बालकृष्ण शर्मा नवीन भी जेल गए, कारागार में इन्हें डाल दिया गया और नवीन जी ने तमाम ऐसी रचनाएं अपने कारागार में ही कर डाली। कारागार में रहते रहते इन्होंने तमाम अपनी कविताओं का सृजन किया है। अगले बिंदु की हम बात करें तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने अपने आप को क्या कहा है? विश्व पाई। और एक और शब्द इन्होंने अपने आप को दिया है अनिकेतन। यानी दो नाम इन्होंने अपने आप को दिया, एक तो दिया विश्वपाई और दूसरा दिया अनिकेतन। फिर आपको याद होगा कि मैं जब मैथिली शरण गुप्त के बारे में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि एक बार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से एक लेख लिखा था उर्मिला के संबंध में, कि हिंदी साहित्य में उर्मिला को बड़ा उपेक्षित समझा गया। तो उससे प्रभावित होकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्य श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला को शामिल करते हुए साकेत नाम का एक बड़ा खंड काव्य, एक बड़ा महाकाव्य लिखा। साकेत एक महाकाव्य है, एक महाकाव्य की रचना की। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ही जो कवियों के लिए उपेक्षित थी उर्मिला, उस उर्मिला के संबंध में लेखन कार्य किया और इसे उन्होंने 1921 ईस्वी में प्रारंभ किया और 1934 में पूरा किया। यानी 21-31 13 वर्षों में पूरा किया। ये जो उर्मिला नामक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ इनका 1957 में, इसे इन्होंने 1921 से लेकर के 1934 ईस्वी में 13 वर्षों में इसे पूरा किया। और प्रकाशन कब हुआ इसका? 1957 ईस्वी में। उर्मिला के संबंध में, उर्मिला काव्य संग्रह में जो कुछ भी इन्होंने लिखा उसके लगभग काफ़ी अंश इनकी जो पत्रिका थी प्रभा, जिसका संपादन इन्होंने 1921 से 1923 तक किया, उसमें उर्मिला के तमाम अंश उस प्रभा नामक पत्रिका में भी प्रकाशित हुए थे। अब अगर हम उर्मिला का काव्य संग्रह की बात करें तो ये उर्मिला काव्य संग्रह कितने सर्गों में विभक्त है? 6 सर्गों में विभक्त है। उर्मिला नामक काव्य संग्रह 6 सर्गों में विभक्त है, जिसमें उर्मिला के जन्म से लेकर पुनर्मिलन तक की कथा वर्णित है। पुनर्मिलन यानी जब लक्ष्मण, राम और सीता जी वनवास से वापस आते हैं और लक्ष्मण और उर्मिला का फिर से मिलन होता है। बीच में एक बहुत लंबा स्पेस हो गया था दोनों लोगों के बीच में, पति पत्नी के बीच में। क्यों? क्योंकि उर्मिला राजभवन में रह गई थी, इनको जंगल नहीं ले गए, वनवास नहीं ले गए और लक्ष्मण जी अकेले चले गए थे। तो जो 6 सर्गों में उर्मिला नामक खंड काव्य संग्रह लिखा गया नवीन जी के द्वारा, इसमें उर्मिला के जन्म से लेकर इनके पुनर्मिलन तक की कथा का वर्णन किया गया है। अगर हम ये बात करें कि नवीन जी का प्रथम कविता संग्रह कौन था, तो ये था कुमकुम, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इसकी मूल संवेदना क्या है? कुमकुम की मूल संवेदना क्या है? इसमें प्रखर राष्ट्रीयता का उद्बोधन हुआ है। बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा कुमकुम नामक काव्य संग्रह में प्रखर राष्ट्रीयता का प्रबोधन हुआ है और इसके साथ ही साथ प्रेम, प्रणय और प्रेम इत्यादि की संवेदनाएं, प्रणय इत्यादि की संवेदनाओं का भी जिक्र इनकी कविताओं में हुआ है,
जो कुमकुम नामक काव्य संग्रह में कविताएं प्रकाशित हुई हैं। नबीन जी की एक कृति है रश्मि रेखा, जिसे मैंने अभी आपको बताया कि ये 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई जो रश्मि रेखा है, यह ऐसा कहा जाता है कि नबीन जी की संवेदना और शिल्प की दृष्टि से यह इनका सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। किसकी दृष्टि से? नवीन संवेदना और शिल्प की दृष्टि से रश्मि रेखा 1951 में जो प्रकाशित हुआ, इसे कहा जाता है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का यह श्रेष्ठतम प्रतिनिधि काव्य संग्रह है। इसकी कथा वस्तु क्या है, इसका कंटेंट क्या है? कथा वस्तु ऐसे मेरा कंटेंट क्या है? कथा वस्तु तो नहीं होती कविताओं में, कंटेंट होता है, यानी इसका वस्तु विन्यास कैसा है, किन चीज़ों के बारे में रश्मि रेखा में बात की गई है। तो इसमें प्रेम, प्रणय और विरह के बारे में बात की गई है। और इसमें जो प्रेम और जो विरह है और जो प्रणय है वो बहुत ही उच्च कोटि का है। उसकी स्मृतियाँ, विरह में विवशता, विरह में अपने प्रिय को पुकारने की जो बेसुध आवाज़ें होती हैं, उनके संबंध में अगर बात की जाए तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने एक अप्रतिम रचना की है और वो रश्मि रेखा नाम से प्रकाशित हुई। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आप जानते हैं कि बालकृष्ण शर्मा नवीन को मस्ती परक काव्य का अग्रदूत कहा जाता है। प्रेम और मस्ती से मिली हुई कविताओं को रचने का अग्रदूत कहा जाता है बालकृष्ण शर्मा नवीन को। प्रेम व मस्ती परक काव्य का अग्रदूत। रश्मि रेखा में इन्होंने जो कुछ लिखा, जो कुछ इन्होंने कुमकुम में लिखा, कुमकुम में भी इनके प्रेम संवेदना और प्रणय की बात की गई थी, और रश्मि रेखा में तो ये अपने चरम पर पहुंच गया। तो इन सब को देख करके इन्हें प्रेम व मस्ती परक काव्य का अग्रदूत भी कहा गया। कुछ और रचनाओं की बात करें तो इनकी दो रचनाएं अभी और हैं, ये अपलक और क्वासी। अपलक प्रकाशित होती है 1951 में और क्वासी प्रकाशित होती है 1952 में। अगर इससे कंटेंट की बात करें, इसके वस्तु संवेदना की बात करें, तो अपलक और क्वासी दोनों में ही बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने प्रणय, प्रेम, भक्ति भावना, अध्यात्म निवेदन, इन सब को बड़े ही मनोयोग से लिख करके इन दोनों रचनाओं में संग्रहित किया है। वे दोनों रचनाएं मैं फिर से बता दूं आपको, अपलक और क्वासी। अगर आपको एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की उन कविताओं के बारे में बताइए, या वे कौन सी कविताएं हैं जिनमें बालकृष्ण शर्मा नवीन एक कवि के रूप में, एक प्रणयी के रूप में, एक प्रणय निवेदन करने वाले कवि के रूप में इनका जो व्यक्तित्व है वो मुखर हो उठा है, तो वो कुछ कविताएं मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। एक कविता है हम हैं मस्त फ़कीर, हम हैं मस्त फ़कीर। दूसरी कविता है इनकी तुम युग युग की पहचानी सी, तुम युग युग की पहचानी सी। तीसरी कविता है इनकी मान छोड़ो, मान छोड़ो। चौथी कविता है इनकी सुन लो प्रिय मधुर गान। ये ऐसी कुछ कविताएं हैं जिनमें कवि का मस्त एवं प्रणयी व्यक्तित्व मुखर होकर के दिखाई पड़ता है। इनकी एक अत्यंत चर्चित रचना और है, उसका नाम है हिंदुस्तान हमारा है। क्या नाम है? हिंदुस्तान हमारा है। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की एक अत्यंत प्रसिद्ध और चर्चित रचना है। अब नवीन जी की भाषा के बारे में बात कर लें तो नवीन जी की भाषा ब्रज भाषा है। ये ब्रज भाषा में लिखने में अत्यंत सिद्धहस्त थे। एक और महत्वपूर्ण योगदान रहा आपका कि जब हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया तो भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य के रूप में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्या करने के रूप में? राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने में नवीन जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्यों? क्योंकि ये भारतीय संविधान निर्मात्री जो परिषद थी उसके आप सदस्य भी थे। यदि हम बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की सबसे पहली रचना की बात करें तो उन्होंने एक कहानी लिखी थी, उसका नाम था सत। क्या नाम था? सत। सत नाम की एक कहानी लिखी थी इनको। ये इनकी पहली रचना है, एकदम पहली रचना है इनकी। और ये प्रकाशित कहाँ हुई थी?
ये प्रकाशित हुई थी सरस्वती जो पत्रिका थी, आप जानते हैं बहुत बड़ी पत्रिका, बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका, सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। कहानी का नाम था सत्य। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में भी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी कूद पड़े और बहुत क्रांतिकारी विचारों के थे। उसी दौरान उन्होंने एक कविता लिखी, उसका शीर्षक था विप्लव। शीर्षक है उसका विप्लव। विप्लव शीर्षक कविता जो उन्होंने लिखी, उसने भारतीय आंदोलन में एक जान फूंक दी। इतनी क्रांतिकारी वो कविता थी कि मैं कुछ पंक्तियां अगर आपको सुनाऊं तो आप सुन लीजिए। लिखते हैं ये, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर उधर से जाए, प्राणों के लाले पड़ जाएं। त्राहि त्राहि स्वर नभ में छाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। बरसें आग जलद जल जाएं, भस्म सात भूधर हो जाएं। पाप पुण्य सद असद भाव की धूल उड़े उठे दाएं बाएं। नभ का वक्षस्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाएं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। नियम और उपनियमों के ये बंधन टूक टूक हो जाएं। नियम और उपनियमों के ये बंधन टूक टूक हो जाएं। विश्वंभर की पोषक वीणा के सब तार मूक हो जाएं। शांति दंड टूटे उस महारुद्र का सिंहासन थर्राए। उसकी पोषक श्वासोच्छ्वास विश्व के प्रांगण में गहराए। नाश नाश हाँ महानाश की प्रलयंकारी आंख खुल जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। सावधान मेरी वीणा में चिनगारियां आन बैठी हैं। लिखते हैं कि सावधान मेरी वीणा में चिनगारियां आन बैठी हैं। टूटी हैं मिज़राबें युगलांगुलियां ये मेरी ऐठी हैं। कंठ रुका जाता है महानाश का गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हृदय में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंखाड़ व्याप्त हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्ध गीत की क्षुब्ध तान निकली है मेरे अंतरतर से। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो इस तरह की जब कविताएं लिखी जाएंगी, इतनी ओज और क्रांति की कविताएं लिखी जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन में वे प्राण फूंक देंगी। राष्ट्रीय आंदोलन अगर कहीं मुरझा रहा हो, कहीं वो दब रहा हो, तो ऐसी कविताएं आप सुना दीजिए तो आंदोलन करने वाले एक मिनट में मोटिवेट हो जाते हैं और फिर से अपना उनका वो पुराना लक्ष्य याद आ जाता है। जरा हम बात कर लेते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की कुछ प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों की। तो एक मैंने सुना ही दी आपको, पहली वाली, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। दूसरी इनकी एक प्रसिद्ध कविता है, आज खड्ग की धार कुंठिता है, खाली तूणीर हुआ, विजय पताका झुकी हुई है, लक्ष्य भ्रष्ट यह तीर हुआ। आज खड्ग की धार कुंठिता, खाली तूणीर हुआ, विजय पताका झुकी हुई है, लक्ष्य भ्रष्ट यह तीर हुआ। इसका लिखते हैं कि अब तक इतनी यूं ही काटी, अब क्या सीखें नौ परिपाटी। अब तक इतनी यूं ही काटी, अब क्या सीखें नौ परिपाटी। कौन बनाए आज घरौंदा हाथों चुन चुन कर कंकड़ माटी। फिर इनकी एक काव्य संग्रह रश्मि रेखा, उसमें लिखते हैं इन्होंने, एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि ठाठ फकीराना है अपना, बाघंबर सोहे अपने तन। ठाठ फकीराना है अपना, बाघंबर सोहे अपने तन। फिर एक इनकी और अंतिम एक पंक्ति है, हम अनिकेतन हम अनिकेतन, हम तो रमते राम हमारा, क्या घर क्या दर क्या वतन। ये भी रश्मि रेखा की रचना है। हम अनिकेतन हम तो रमते राम हमारा, क्या घर क्या दर क्या वतन, हम अनिकेतन हम अनिकेतन। इनकी कविता है शाकी, उसमें लिखते हैं ये, हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में। हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में। आगे लिखते हैं कि हे बलिवेदी, सखे प्रज्वलित मांग रही ईंधन क्षण क्षण।
हे बलिवेदी सखे प्रज्वलित मांग रही ईंधन क्षण क्षण, आओ युवक लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन। ये रचना है इनकी, हम बिस्पाई जन्म के हैं वहाँ से। हिंदुस्तान हमारा है उसकी रचना है एक कि कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। ये जब 26 जनवरी 15 अगस्त होता है तो वहाँ पर ये ज़रूर से गाई जाती है कि कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। नबीन जी की और अत्यंत प्रसिद्ध कविता है एक, प्राणों को तड़पाने वाली हुंकारों से जल थल भर दे, प्राणों को तड़पाने वाली हुंकारों से जल थल भर दे, अनाचार के अंबारों में अपना ज्वलित पलीता धर दे। अनाचार के अंबारों में अपना ज्वलित पलीता धर दे। बालकृष्ण शर्मा नबीन जी के वेदना संबंधी गीतों की बात करें तो इनका एक संग्रह है हम बिस्पाई जन्म के। इस कृति में नबीन जी ने अपनी वेदना के मर्म स्पर्शी गीतों का संग्रह किया है। एक बार पुनः नाम सुन लीजिए, इसका नाम है हम बिस्पाई जन्म के। तो मैं समझता हूँ कि BA सेकेंड ईयर के सिलेबस में जो बालकृष्ण शर्मा नबीन जी को रखा गया है उनके संबंध में मैंने लगभग आपके सिलेबस के अनुसार पूरी चर्चा कर ली है। आप इसे पढ़ें लिखें। लिखने की क्षमता ना हो तो मत लिखें, लेकिन 3-4 बार ज़रूर पढ़ें। पढ़ने से जल्दी से याद हो जाएंगी चीज़ें आपको। तो चलिए, हमारी आपसे मुलाकात होती रहती है, आगे भी होती रहेगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।